धप। कागजों का एक विशाल ढेर, जो किसी दस्तावेज से ज्यादा एक भारी ईंट जैसा लग रहा था, उनके सामने मेज पर पटका गया। ये क्या है? कोई ईंट है क्या? डेबोरा ने सोचा। उनकी आंखें उस जानकारी के ढेर को देखकर फटी की फटी रह गईं, जो उन्होंने खुद मांगी थी। मास्टर ब्लांच ने, जिनका चेहरा एक गहरे और सजीले हुड के पीछे छिपा था, उनकी हैरानी को बड़े शांत और पेशेवर अंदाज में देखा। मास्टर, इस दस्तावेज को काफी बार एडिट किया गया है, उन्होंने अपनी मखमली आवाज में कहा। डेबोरा ने उस डरावने ढेर को देखा। मास्टर मंचकिन ने इतने सारे टेस्ट किए हैं, जैसा कि उम्मीद थी। इसिडोर कोई मामूली इंसान नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि इस रिपोर्ट के पीछे कितनी जबरदस्त मेहनत लगी है। ये दस्तावेज का फाइनल वर्जन है, ब्लैंच ने उस ढेर की ओर इशारा करते हुए बात जारी रखी। दिखावट, संपत्ति, ताकत, काबिलियत, शोहरत और गरिमा, कुल 6 कैटेगरीज है। डेबोरा ने हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियां पहले पन्ने को छू गईं। उन्होंने जैसे ही उसे पलटा, वहां इसिडोर विस्कॉन्टी की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बनी थी, जिसके साथ एक हेक्सागोनल चार्ट था। सच कहे तो वो चार्ट मजाक लग रहा था। हर एक पॉइंट, दिखावट, पैसा, ताकत, नाम, गरिमा, काबिलियत, पूरे 100 नंबरों के साथ परफेक्ट था। ये महज एक रिपोर्ट नहीं थी, ये पूर्णता का प्रमाण था। मैंने इसे सबसे सरल शब्दों में बयान करने और सिर्फ निष्पक्ष तथ्यों को चुनने की कोशिश की है, ब्लैंच ने बिना किसी भाव के कहा। डेबोरा ने पागलों की तरह पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर सिर्फ तारीफों का सैलाब था। वो साम्राज्य का सबसे सुंदर पुरुष है, उसके पास सोने की खदानों जैसे विशाल आर्थिक स्रोत है और उसकी तलवारबाजी डिएरा की तरह है। वो इकलौता बेटा है, इसलिए घर का मुखिया बनना तय है। उसमें विनम्रता भी है और अपनी बात रखने का दम भी। डेबोरा के माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आई। क्या ये सब सच है? वो उन निष्पक्ष तथ्यों को देखकर थोड़ा चकरा गई थी, जो किसी प्रशंसक द्वारा लिखी गई स्तुति जैसे लग रहे थे। भले ही जानकारी थोड़ी पक्षपाती लग रही थी, लेकिन गिल्ड की कार्यक्षमता पर कोई शक नहीं था। उन्होंने सम्मान के साथ उस नकाब शख्स की ओर देखा। आह मास्टर, मुझे आपकी काबिलियत पर कभी शक नहीं था, उन्होंने एक छोटी सी तारीफ भरी मुस्कान के साथ कहा। मास्टर ब्लांच थोड़ा आगे झुके। उनके नकाब शख्स चेहरे पर परछाइयां हिलने लगी। उनके होठों पर एक हल्की सी जानती पहचानती मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो किसी को भी इसिडोर विस्कॉन्टी की याद दिला सकती थी। पर मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अब और भी गहरी और जांचती हुई हो गई। क्या इसिडोर साहब के लिए आपके मन में कोई बुरे इरादे हैं? डेबोरा सीमोर मेज पर थोड़ा और झुकी। उनकी सुर्ख लाल आंखें सिकोड़ते हुए उन्होंने उस रिपोर्ट को स्कैन किया जो रहस्यमयी मास्टर ब्लांच ने उन्हें दी थी। उनके मुंह से एक छोटा सा शक भरा शब्द निकला और उन्होंने चर्मपत्र पर अपनी उंगली थपथपाई। मुझे लगता है कि ये दस्तावेज बहुत पक्षपाती है। क्या आपने जांच करते समय उनके लिए बहुत ज्यादा लगाव रखा था? क्या आपने चोरी छुपे उनसे पैसे लिए हैं? मेज के दूसरी तरफ मास्टर ब्लांच की नकाबपोश शख्सियत उनके काले लबादे के नीचे जैसे गुस्से से तमतमा उठी। मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया। उनकी आवाज में अपना बचाव करने वाली चिड़चिड़ाहट थी। प्रिंसेस, क्या आप पक्षपाती नहीं हो रही हैं? सच तो ये है कि उनमें कोई बुराई नहीं है ना? डेबोरा पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी डरावनी नजरों को बरकरार रखा, जबकि उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या वो चेहरा इतना प्रभावशाली है? उन्होंने ब्लांच के आत्मविश्वास में कोई दरार ढूंढने की कोशिश की। आप क्यों ऐसी बेकार की बातें कर रही हैं? मास्टर ब्लांच अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बुदबुदाए। उनसे बस अच्छी खुशबू आती है। डेबोरा की भौएं हैरानी के मारे ऊपर चढ़ गईं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने उन्हें पहले कभी सूंघा हो। ये सिर्फ एक उदाहरण यानी मेटाफर था, गिल्ड मास्टर ने झटके से अपनी बात काटते हुए कहा। उनका आत्मविश्वास पल भर के लिए डगमगा गया था। डेबोरा ने दस्तावेज में दी गई समरी पर दोबारा नजर डाली। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अजीब है। अगर मैं इस दस्तावेज के हिसाब से सारांश निकालूं तो वो लिस्ट पागलों की तरह परफेक्ट थी। 189 सेंटीमीटर की लंबाई, बेशुमार दौलत और फरिश्तों जैसा स्वभाव। उन्हें नंबर 1 दूल्हा बताते हुए पूरे 100 नंबर दिए गए थे। ये किसी निष्पक्ष जांच के बजाय किसी फैन की लिखी हुई तारीफ ज्यादा लग रही थी। उन्होंने सामने बैठे उस शख्स को शक की निगाह से तिरछा होकर देखा। अगर आपने मिस्टर इसिडोर से रिश्वत नहीं ली है? इन्फॉर्मेशन गिल्ड के मालिक को इस तरह रूठते हुए देखकर उनके मन में एक अजीब थ्योरी बनी। कहीं आप मिस्टर इसिडोर की कोई मेल फैन तो नहीं है? वाह! मास्टर ब्लांच ने एक ठंडी सांस ली। उन्हें डेबोरा का बढ़ता हुआ अविश्वास महसूस हो रहा था।
सबसे पहली बात, मैं आपका निजी हित समझ गया। प्रिंसेस, आपको बहुत शंकाएं हैं। उन्होंने अपना सिर हाथ पर टिका दिया और दूसरी तरफ देखते हुए एक छोटी सी चिड़चिड़ी हुंकार भरी। आप बहुत ज्यादा सतर्क भी हैं। वो उन्हें देखती रह गईं। उनके चेहरे पर उलझन भरी चिंता के भाव आ गए। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे वो दुखी हैं। उन्हें अपने गाल पर ठंडे पसीने की एक बूंद महसूस हुई। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसीदोर की तारीफ पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया? एक फैन का दिल भी क्या चीज है। इसीदौर मेरी सोच से कहीं ज्यादा बारीक काम करने वाला इंसान है, उन्होंने सोचा। उनके बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। यहाँ तक कि जब मास्टर ने उसकी जांच की तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। उल्टा उसने अपनी पब्लिक इमेज को इतनी मजबूती से संभाल रखा है कि वो खुद मेरा फैन बन गया है। यूं ही नहीं हर कोई उसे इतना प्यार करता है। पत्थर के फर्श पर अपनी हील की एक तेज आवाज के साथ वो मेज के पीछे बैठे उस नकाबपोश शख्स की तरफ मुड़ी। तो फिर मेरा काम हो गया, अब मैं वापस जा रही हूँ, उन्होंने हमेशा की तरह अपने ठंडे और पेशेवर अंदाज में कहा। प्रिंसेस, मास्टर ब्लांच ने उन्हें पुकारा, जिससे उनके कदम वहीं रुक गए। डेबोरा रुकी और कंधी के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा। मास्टर थोड़ा आगे झुके, उनकी आंखों में हुड के साए के नीचे एक पैनी चमक थी। तुम इस स्प्रिंग प्रॉम में अपना पार्टनर किसे बना रही हो? उन्होंने पूछा। फिर तुरंत बात संभालते हुए बोले, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिलचस्पी है या कुछ और, बस यूं ही पूछ लिया। कमरे में कुछ पल के लिए एक भारी सन्नाटा छा गया। डेबोरा उन्हें एकटक देखती रहीं। उनके चेहरे के भाव पढ़ना नामुमकिन था। फिर वो पूरी तरह उनकी ओर मुड़ी और अपना सिर थोड़ा तिरछा किया। तो वैसे क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? उन्होंने बड़े ही शांत भाव से पूछा। मैं तुम्हें इसके लिए काफी मोटा मेहनताना दूंगी। मास्टर जैसे पत्थर के बन गए। उनके माथे से पसीने की एक बूंद टपक कर कनपटी तक आई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, डेबोरा के चेहरे पर एक शातिर और तेज मुस्कान खिल उठी। जाहिर है मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, वो हंसकर बोली। मास्टर के गले से एक छोटी सी आवाज निकली जो हंसी और घुटन के बीच कहीं अटकी थी। उनका सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था और आंखें हैरानी से फटी थीं। मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। सच कहूं तो आप में मजाक करने का रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है। होगा भी क्यों, डेबोरा ने सोचा। उनकी मुस्कान एक व्यवहारिक सोच में बदल गई और उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। आधा तो ये सच ही था। उन्होंने एक दबी हुई आह भरी। क्या वाकई मिस्टर इसीदौर के अलावा और कोई चारा नहीं है? उस लुई गेजल की वजह से अब कोई और मुझसे जुड़ना ही नहीं चाहता। तो अब मैं चलता हूँ, मास्टर ने अचानक ऐलान किया। उनके हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। जैसे ही डेबोरा कमरे से बाहर निकली, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा कि वो परफेक्ट और अजय इसीदौर विस्कॉन्टी अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया है। उसका चेहरा शर्म के मारे सुर्ख लाल हो चुका था। उसने अपना दस्ताने वाला हाथ अपने गाल पर रखा और एक लंबी बेहाल सांस छोड़ी। हाय गाइज, प्लीज वीडियो स्किप मत करो। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा कॉलेज अब स्टार्ट हो गया है और मैं इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हूँ। इस वजह से मुझे रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही हैं। चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, क्लासेस मिस करना पॉसिबल नहीं है। पहले मैं पूरा दिन फ्री रहता था, इसलिए आराम से धीरे धीरे वीडियो बना लेता था। लेकिन अब स्केड्यूल काफ़ी टाइट हो गया है। अब मैं शाम के बाद पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद रात को बैठ के एडिटिंग करनी पड़ती है। इसलिए हो सकता है मैं नेक्स्ट डे सुबह जाके वीडियो अपलोड करूं। मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई करूंगा कि डेली अपलोड मेंटेन कर पाऊं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो ये मेरे लिए काफ़ी टफ हो रहा है। एक वीडियो बनाने के लिए पहले मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। मैं हिंदी बोल और समझ तो लेता हूँ, लेकिन हिंदी पढ़ना मेरे लिए ईजी नहीं है क्योंकि ये मेरी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फिर भी मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ और लिख लेता हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं पहले इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ। इसके बाद डायलॉग्स चेक करना पड़ता है, इमेजेस के साथ मैच करना पड़ता है और देखना पड़ता है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया। इस सब में नेचुरली टाइम लग जाता है। तो अगर कभी वीडियो लेट आए, प्लीज़ डिसअपॉइंटेड मत होना। मैं सच में अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे रहा हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट ला पाऊँ। होरन स्क्वायर के ऊपर सूरज अपनी पूरी आबो हवा के साथ चमक रहा था, जहां वसंत पुष्प महोत्सव के चटक रंग अपनी पूरी रंगत बिखेर रहे थे। हवा की गर्म झोंकों के साथ फूलों की नाजुक पंखुड़ियां हवा में तैर रही थी, जो वहां मौजूद रईसों और आम लोगों की भीड़ के बीच से गुजर रही थी। ओह, जरा देखो वहां! एक महिला की आवाज उस उत्सव के शोर को चीरती हुई गूंजी। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं जहां एक बेहद आलीशान बग्घी आकर रुकी थी। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला। भड़कीले सुर्ख लाल बालों वाला एक युवक बाहर निकला, जिसकी शाही चाल ढाल ने तुरंत आसपास के हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
उसने बग्घी की तरफ मुड़कर बड़ी शालीनता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोमल लहरदार गुलाबी बालों वाली एक युवती ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और बड़ी नज़ाकत और सलीके के साथ नीचे उतरी। देखने वालों के बीच फुसफुसाहटें किसी उमड़ते हुए ज्वार की तरह बढ़ने लगीं। वो खुशकिस्मत कौन है जिसे मिस्टर फिलिप का साथ मिला है? पास खड़े एक शख्स ने उत्सुकता से पूछा। अरे, ये तो वही मियाँ विनोद है जो आजकल चर्चा में है, दूसरे ने जवाब दिया। उनकी नजरें उस जोड़ी पर जमी थीं। फिलिप मॉन्टेज अपने खानदान के उसी चिर परिचित आत्मविश्वास के साथ मियाँ विनोद को ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जाने लगा। स्क्वायर में मौजूद हर आंख जैसे उन्हीं का पीछा कर रही थी। मैंने सुना है कि उसका परिवार इतनी महान दिव्य शक्ति का मालिक है कि उसकी मिसाल दी जाती है, एक कुलीन महिला ने अपनी सहेली के कान में फुसफुसाया। क्या उसकी दिव्य शक्ति की शुद्धता वाकई अकेडमी के इतिहास में टॉप 3 में आती है? भीड़ से एक और जिज्ञासा भरी आवाज आई। सिर्फ दिव्य शक्ति ही नहीं, बल्कि उसका ऊंचा चरित्र और नैतिकता भी। उन दोनों को जाते हुए एक और आवाज गूंजी। यही वजह है कि उसने अरैकेरॉन ज्वाइन किया। पूरे स्क्वायर की नजरों के बीच फिलिप और मियाँ आगे बढ़ते रहे। वे अभिनंदन और बढ़ती हुई किंवदंतियों का केंद्र बने हुए थे। बुटीक के भारी और नक्काशीदार दरवाजे एक हल्की सी घंटी की आवाज के साथ खुले और प्रतिष्ठित मेहमानों को उस आलीशान कमरे के अंदर बुलाया गया। कृपया अंदर आए सर फिलिप मॉन्टेज, अटेंडेंट ने बड़े सम्मान के साथ झुककर उनका स्वागत किया। मैं आपको तुरंत आपके प्राइवेट रूम में ले चलता हूँ, कृपया इस रास्ते से आएं। फिलिप अपनी उसी चिर परिचित अकड़ भरी चाल के साथ अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे मियाँ विनोद चल रही थीं। उन्हें एक बेहद शानदार पार्लर में ले जाया गया, जहां फिलिप एक मखमली सोफे पर बड़ी शान से पसरकर बैठ गया। तभी रेशमी मखमल के भारी पर्दे एक झटके के साथ हटाए गए। मियाँ कमरे की हल्की रोशनी में नहाई हुई वहां खड़ी थी। उसने नाजुक गुलाबी रेशम का एक बेहद पेचीदा गाउन पहना था, जिस पर खिले हुए गुलाबों की लड़ियां सजी हुई थीं। आपको कैसा लग रहा है? स्टाफ के सदस्य ने उस शानदार लिबास की ओर इशारा करते हुए पूछा। हमने सब फिलिप की पसंद के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही भव्य और प्यारा डिजाइन तैयार किया है। मियाँ ने घबराहट में अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए। उसका चेहरा उसके बालों की तरह गहरा गुलाबी हो गया। उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। वो मासूमियत और शर्म की साक्षात मूरत लग रही थी। आपको इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी, वो बहुत ही कोमल और कांपती हुई आवाज में बुदबुदाई। उसने अपनी बड़ी बड़ी शुक्रगुजार आंखों से उसकी तरफ देखा। वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर फिलिप। फिलिप के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसकी सुर्ख आंखें संतुष्टि के साथ मियाँ को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। बिल्कुल, मुझे पता था कि ये ड्रेस तुम पर बहुत जचेगी, उसने बड़े आत्मगौरव से कहा। वो थोड़ा आगे झुका और अपनी नजरों को और गहरा करते हुए बोला, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। देवी नाला के बाल भी तुम्हारी ही तरह गुलाबी हैं। मियाँ ने दिखावटी हैरानी के साथ एक छोटी सी आह भरी और अपने हाथ अपने गालों पर रख लिए। आप मेरी तुलना किसी देवी से कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे चिल्लाई जैसे पूरी तरह सकप पा गई हो। फिलिप जोर से और बेबाकी से हंस पड़ा। उसे साफ तौर पर अपनी बातों का मियाँ पर होता असर अच्छा लग रहा था। हा, देवी की तुलना में तुम कहीं ज्यादा नेक और कहीं ज्यादा विनम्र भी हो, उसने आंख मारते हुए जवाब दिया। वो अपनी ही दरिया दिली से बेहद खुश था। देवी के जन्मदिन का फूल भी चेरी ब्लॉसम ही है, फिलिप ने अपनी मखमली और सलीकेदार आवाज में कहा। त्योहार के दौरान ज्यादातर महिलाओं को कोरसा फूल पसंद आता है, और वो भी चेरी ब्लॉसम है। इस स्प्रिंग फ्लावर फेस्टिवल में जहां गुलाबी रंग ही छाया हुआ है, तुमसे बेहतर कोई और इस माहौल पर नहीं जचेगा। मियाँ ने अपनी नीली और चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा। उसके गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई। फिलिप की मुस्कान तो बहुत दिलकश थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे विचारों का कुछ और ही सिलसिला चल रहा था। उस डेब्रा स्टाइल के मुकाबले इस तरह के प्रॉम्स कहीं ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। उसे खुद भी भड़कीली और दिखावटी चीजें ही पसंद है। उसके दिमाग में डेब्रा सीमोर की छवि कौंधी। काले और पैचीदा लेस वाले कपड़ों में खड़ी वो ठंडी और बेरुखी सी भरी औरत, जो इस हल्के फुल्के और मीठे माहौल से बिल्कुल अलग थी। आमतौर पर साल के इस वक्त तक उसकी मेज डेब्रा के पागलों की तरह लिखे गए खतों के पहाड़ के नीचे दबी होती थी, जिनमें वो उसे अपना पार्टनर बनाने की जिद करती थी। लेकिन इस साल हर तरफ बस एक अजीब सा सन्नाटा था। पर यह बहुत अजीब है, एक पल के लिए उसने सोचा। अक्सर इस वक्त तक डेबरा का खत आ जाता था, इस साल वो खामोश क्यों है? उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। खैर, मुझे क्या, इस साल की फूल भी मियाँ ही है। वे दोनों बॉलरूम के बीच से गुजरे, जहां विशाल झूमरों की रोशनी सोने के पत्तों वाले खंभों से टकराकर चमक रही थी। जैसे ही वो एक रईसों के समूह के पास पहुंचे, चारों तरफ से तारीफों की झड़ी लग गई।
लेडी, आप वाकई बहुत शानदार लग रही हैं, एक कुलीन शख्स ने प्रशंसा भरी आंखों से कहा। मैंने पहली बार किसी को देखा है जो इस फ्लावर फेस्टिवल के लिए इतना परफेक्ट हो। मिया ने बड़ी शालीनता के साथ अपना सिर झुकाया। आपका शुक्रिया। भीड़ को मिया के जादू में बंधते देख फिलिप की मुस्कान और गहरी हो गई, जिसमें एक ठंडा और पूर्ण संतोष छिपा था। वो थोड़ा पीछे की ओर झुका। उसकी सुर्ख आंखों की वो पैनी चमक बता रही थी कि वो अपनी चाल में कामयाब रहा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। खैर, इस साल की फूल तो... किसी की आवाज अचानक तब रुक गई जब प्रवेश द्वार के भारी दरवाजे एक झटके से खुले। खट खट खट। संगमरमर के फर्श पर हील्स की वो तेज और लहबद आवाज शोर को किसी चाकू की तरह चीरती चली गई। हर एक सिर एक साथ उस तरफ मुड़ा। गहरे और शानदार बरगंडी रंग के गाउन में एक महिला रोशनी के बीच आई। उसके लैवेंडर बालों की लहरें कंधों पर गिर रही थीं और उसकी पैनी माणिक जैसी सुर्ख आंखें कमरे का जायजा एक ऐसी ठंडी और बेरुखी भरी शालीनता से ले रही थीं जो डरावनी होने की हद तक प्रभावशाली थी। वो डेब्रा सीमोर थीं, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी ही उस सन्नाटे की वजह नहीं थी। उनके साथ एक ऐसा आदमी चल रहा था जिससे जैसे कोई अंधा कर देने वाली रोशनी फूट रही थी। सुनहरे बाल, गर्मियों के साफ आसमान जैसी नीली आंखें और एक बेहद सलीकेदार मुस्कान। वो एक ऐसी गरिमा के साथ आगे बढ़ रहा था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। वो इसिदोर विस्कॉन्टी थे। पूरे कमरे में एक हैरान कर देने वाला सन्नाटा छा गया, जिसके तुरंत बाद फुसफुसाहटों का एक जबरदस्त दौर शुरू हुआ। ओह मेरे खुदा, क्या ये वही है? पिंक डायमंड! ये वही रत्न है ना जिसकी कीमत राजधानी में एक आलीशान घर से भी ज्यादा है। इसिदोर के सीने पर लगा वो विशाल हीरा बिजली की तरह चमक रहा था, जो डेब्रा के गले में सजे हार से बिल्कुल मेल खा रहा था। वे दोनों भीड़ के बीच से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वहां उनके अलावा और कोई न हो। उनके लिबास एक दूसरे की भव्यता को बड़े ही सूक्ष्म तरीके से पूरा कर रहे थे। देखने वालों के बीच फिलिप मॉन्टेज जड़ होकर खड़ा रह गया। उस जोड़ी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ये दोनों साथ कैसे आए? पास ही कोई हैरान होकर फुसफुसाया। इसे असल में देखना किसी रहस्यमयी और खूबसूरत सपने जैसा है, एक और मेहमान ने कहा, जिसकी नजरें डेब्रा के हार से हट ही नहीं रही थी। इसिदोर ने अपनी चाल थोड़ी धीमी की और अपने साथ चल रही महिला की ओर देखा। उनकी नजरें बहुत कोमल थीं, उनमें वो बनावटी दूरी बिल्कुल नहीं थी जो वे अक्सर दुनिया के सामने रखते थे। ये वाकई बहुत जच रहे हैं, एक युवा कुलीन महिला ने उन्हें गुजरते देख ठंडी सांस भरी। हाँ बिल्कुल सही सर, इसिदोर पर यह बहुत खिल रहा है, उसकी सहेली ने मंत्रमुग्ध होकर जोड़ा। डेब्रा को अपने शरीर पर उन हजारों नजरों और उस ऐतिहासिक रत्न का बोझ महसूस हो रहा था। उन्होंने सिर उठाकर इसिदोर की तरफ देखा और पल भर के लिए उनकी पैनी नजरों में थोड़ी नरमी आ गई। ये वाकई उन पर जच रहा है, उन्होंने मन ही मन सोचा। उनकी नजर महसूस करते ही इसिदोर की मुस्कान और गहरी हो गई और उनकी नीली आंखों में एक शरारती और जीत वाली चमक आई। उन्होंने खुद से कहा, बेशक मर्दों को पिंक रंग के साथ ही होना चाहिए,